जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक है कार्डिक डिसऑर्डर्स यानी दिल के अमराज। एंजाइना पेक्टोरस इज़ वन ऑफ देम। एंजाइना पेक्टोरस, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। चेस्ट पेन है, ठीक है, काज बाय ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया ड्यू टू एन इम्बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। अब एंजाइना पेक्टोरस क्या है? एक चेस्ट पेन है और होती क्यों है? इम्बैलेंस ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से, यानी डिमांड की वजह से, यानी एक ऑर्गन की जितनी डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही होती, ठीक है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इस्कीमिया। Myocardial ischemia occurs when ability of coronary arteries to supply blood is adequate to meet the metabolic demands of the heart. Myocardial ischemia कब होता है? जब coronary arteries इस काबिल नहीं रहती, उनमें ये ability नहीं होती कि ब्लड की जो सप्लाई है वो उतनी कर सके जितनी एक ऑर्गन की यानी हार्ट की डिमांड है, ठीक है। मायोकार्डियल और पीछे हमने जो एंजाइना के बारे में पढ़ा है, इसका जो डिफरेंस है ना वो आपको मालूम होना चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी है। देखो, मायोकार्डियल इस्कीमिया में क्या हो रहा है? ब्लड की जो सप्लाई है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही, और जो पहले हमने स्लाइड में पढ़ा उसमें क्या है कि ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। अब देखें, जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो जब ब्लड नहीं जाएगा तो डेफिनेटली ऑक्सीजन की भी कमी होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी वेरिएशंस होती हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, और यही एमसीक्यूज़ आते हैं और फिर स्टूडेंट्स वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एंजाइना, ठीक है। साथ साथ में मैं ना आपकी वाइवा की भी प्रेपरेशन करवा रही हूँ। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एंजाइना की कितने टाइप्स हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि एंजाइना की 3 टाइप्स हैं: स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। आगे मज़ीद हम इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ते हैं। ये फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। स्टेबल एंजाइना, सबस्टर्नल पेन एरिया ऑफ चेस्ट, इसका जो पेन का एरिया है वो चेस्ट पे होती है, ठीक है, यानी छाती पे। पेन में रेडिएट्स टू लेफ़्ट आर्म एंड लेफ़्ट शोल्डर, जो दर्द है वो लेफ़्ट यानी बाएं बाजू में और बाएं शोल्डर पे, ठीक है, होती है। पेन ड्यूरेशन इज़ लेस दैन 15 मिनट्स, जो दर्द का दुरानिया है वो 15 मिनट से कम होता है। अब देखें, एग्जामिनर आपसे पूछ सकेगा स्टेबल एंजाइना के बारे में कुछ बताएं, तो आपने बता देना है कि इसकी जो पेन की रेडिएशंस है वो लेफ़्ट आर्म में होती है और लेफ़्ट शोल्डर में होती है, ठीक है, और पेन का ड्यूरेशन बता देना है लेस दैन 15 मिनट्स, दैट्स इनफ। प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर्स, एग्जर्शन की वजह से हो सकती है, हैवी मील की वजह से हो सकती है, जैसे कि कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा खाने की आदत होती है, तो अब उनकी बॉडी को ये चीज़ें सूट नहीं करती, ठीक है। तो ये सब कॉजेज़ हैं इस पेन के यानी स्टेबल एंजाइना के। एक्सपोजर टू कोल्ड वेदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर की वजह से भी स्टेबल एंजाइना हो सकता है, यानी नॉर्मल सी चेस्ट पेन हो सकती है, क्योंकि हर एक की बॉडी का मैकेनिज्म दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है। पेन रिलीविंग फैक्टर्स, अब इस नॉर्मल डिजीज़ के हल करने के लिए क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, ठीक है। पेशेंट की काउंसलिंग की जाएगी, उसे बताया जाएगा कि आप रेस्ट करें, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। और सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, ठीक है। अब इसकी डायग्नोसिस में क्या करवाएंगे? ईसीजी करवाएंगे एंड एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट करवाएंगे। कोरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक है। तो ये इसके जो डायग्नोज हैं ये भी आपने याद रखने हैं, ये आपसे एग्जामिनर पूछेगा। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आएगा? कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होगी, ठीक है, पीटीसीए, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होगी, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं, अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते जाएं ताकि आपके लिए नेक्स्ट रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। जो एग्जामिनर है ना वो आपसे पूछ सकेगा कि सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, तो आपने सिंपल ये सारी चीज़ें बता देनी है जो कि मैं बता रही हूँ, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी ड्रग्स मेडिसिन
की मैनेजमेंट क्या होगी, क्या उसे दिए जाएंगे, बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स देंगे, ठीक है, एटेनिनॉल, प्रोप्रानोल, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग ड्रग्स, एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं। ये सारी ड्रग्स यानी ये सारी मेडिसिन उसके लिए प्रेस्क्राइब की गई हैं। लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स में क्या है, आइसोसोर्बाइड डाइनिट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोटाइप नाइट्रेट, ठीक है। लिपिड लॉइंग एजेंट्स यानी ये वो सारी ड्रग्स हैं जो कि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा, यानी डॉक्टर प्रेफर करेगा पेशेंट को, ठीक है। अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, यानी पेशेंट की काउंसलिंग क्या करेंगे कि स्मोकिंग सेशन यानी वो स्मोकिंग का अवॉइड करे, ठीक है। स्ट्रेस रिडक्शन कि अगर उस पर किसी तरह का किसी बात का स्ट्रेस वो ले रहा है तो वो उस चीज़ों को ख़त्म करे, नॉर्मल करे, ठीक है, तो बॉडी नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देती है। वेट रिडक्शन यानी कुछ लोगों का वेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इस वजह से भी मेटाबॉलिज्म जो एक्शंस एंड रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनमें बदलाव आता है। लिमिटिंग डाइटरी इनटेक ऑफ अल्कोहल, वो सारी चीज़ें जिनमें अल्कोहल पाया जाता है उनका इंटेक जो है वो बहुत एक लिमिट तक करें या फिर ख़त्म कर दें या फिर उन्हें कम करें। वेरिएंट इन चाइना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रिंजोमेटल्स एंजाइना और वेजोप्लास्टिक एंजाइना। वेरिएंट इन चाइना के ये दोनों नाम जो है ये आपने टिप्स पे याद करने हैं, ठीक है। चेस्ट पेन एट रेस्ट ड्यू टू क्रोनरी आर्टरी स्पाज्म, चेस्ट पेन होता है जब एक पर्सन जो है वो बेड रेस्ट पे हो रहा है होता है, सो रहा होता है, तो किस वजह से होता है, क्रोनरी आर्टरी स्पाज्म यानी आर्टरी के दब जाने की वजह से। समटाइम देखें कि कोई बच्चा है या कोई भी पर्सन है, अडल्ट है या बुज़ुर्ग है, कोई भी है, वो सुबह उठ के कहेगा कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है, तो ये हो सकता है कि बहुत देर तक एक ही साइड पर सोने की वजह से, या फिर कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उल्टा सोते हैं, ठीक है, तो प्रेशर की वजह से सम टाइम होती है कि आर्टरीज जो है वो दब जाती है, ठीक है। तो इसमें क्रोनरी आर्टरी जो है वो आपने एक एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया अपनी नोट्स पे, ठीक है, कि वेरिएंट एंजाइना किस वजह से होती है, चेस्ट पेन की वजह से एट रेस्ट, चेस्ट पेन होती है रेस्ट की वजह से, ड्यू टू किस आर्टरी की वजह से, क्रोनरी आर्टरी स्पाज्म, ठीक है, ये तीनों वर्ड्स आपने याद रखने हैं, ये एमसीक्यूज के लिए आ सकते हैं। इट में बी एसोसिएटेड विद रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप साइकिल, ये इस वजह से भी हो सकता है कि सम टाइम कुछ लोगों की आंख जो है ना फड़फड़ाने लग पड़ती है, ठीक है, तो ये भी इसी का नतीजा होता है। एक्यूट एलिवेशन ऑफ एसटी सेगमेंट, ठीक है, डायसरिथमियाज ऑफन अकर ड्यू टू स्पेयर पेन, ठीक है, स्पेयर पेन की वजह से डिसरिथमियाज भी हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना, अब इसमें क्या होता है, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी स्पेयरिटी और ड्यूरेशन ऑफ पेन इन अ पेशेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना, ठीक है, इसमें जो पेन का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, पेन इज स्वेयर मोर देन 20 मिनट्स, जो पेन की शिद्दत है वो 20 मिनट से ज़्यादा होती है। लेस देन 2 मंथ्स पीरियड यानी 2 मंथ के दुरानिया होता है इसके, ठीक है, 2 मंथ से लेस देन 2 मंथ्स पीरियड। पेन अकर्स विद लेस एक्सर्शन और एट रेस्ट, पेन अकर होती है लेस एक्सर्शन पे की वजह से और रेस्ट ड्यूरिंग रेस्ट या रेस्ट की वजह से। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अकर इन 10 to 20% ऑफ पेशेंट्स, मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है वो 10 से 20% होता है पेशेंट्स में, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, हाउ मैनी परसेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन फाउंड इन पेशेंट्स, तो डिफरेंट तरह की परसेंटेज दी जा सकती हैं, 30%, 30 to 20, 20 to 30, 40, 50, तो आपने इसकी जो सही वाली क्वांटिटी है ना, परसेंटेज है, वो आपने याद रखनी है 10 to 20%, 10 to 20%, ठीक है। The underlying cause is fissuring of arteriosclerosis plaque। अब यहाँ पे देखें कि एक आर्टरी के अंदर यानी कि थ्रोम्बोसिस के किस तरीके से रद्दोबदल होता है। देखें सबसे फर्स्ट वाली आर्टरी में देखें कि नॉर्मल सा गैप आता है, ठीक है, यानी
तोड़ फोड़ या किसी चीज़ का फैट्स का जमा हो जाना, यानी कि एक पाइप की आप एग्जांपल ले रहे हैं, उसके अंदर कोई गंद कचरा फंस रहा है, वो थोड़ा सा होगा, नेक्स्ट कुछ और आएगा तो उसके साथ मिलकर थोड़ा और बढ़ जाता है, और बढ़ते बढ़ते वो सारे ही पाइप को यानी बंद कर देता है, ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, तो ये थ्रोम्बोसिस, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, या आप इन डायग्राम्स के थ्रू दे सकते हैं। आर्थरियोस्क्लेरोसिस चेंजेस, आप ये फर्स्ट वाली आर्टरी का ल्यूमन देखें, सेकंड वाली का देखें, थर्ड वाली का, फोर्थ वाली का, फिफ्थ वाली का देखें, यानी पूरी की पूरी आर्टरी जो है इस तरीके से डैमेज हो जाती है। अब नेक्स्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम्स दी गई हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, ताकि आप डिज़ीज़ को और ज़्यादा करीब से देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो आपको पढ़ाई जाती है ना PPTs ऑन द इंटरनेट, ये सारी स्टडीज़ जो है ना आपके लिए इनफ नहीं है। ये ओनली बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, तो जितना आप खुद से चीज़ों को फाउंड आउट करेंगे, बुक्स लें, और भी तरह के एंड पे रेफरेंसेस मैंने दिए होते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप सेल्फ स्टडी करेंगे उतनी चीज़ें आपको मालूम होंगी। ठीक है, ये जो आपकी स्टेज है ये कोई स्कूल की स्टेज नहीं है, कोई छोटी स्टेज नहीं है, बहुत बड़ी स्टेज है कि आप एक इन ह्यूमन बॉडी पर वर्क करते हैं इन सब चीज़ों को सीख के। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपनी मालूमात के लिए, अपने पेशे की बढ़ोतरी के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक हार्ट का जो है स्ट्रक्चर, वो हमें आज तक तो आई थिंक थर्ड या फोर्थ क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, इतने इसके हिस्से हैं, इतनी इसकी लेयर्स हैं। ऑलराइट, तो ये ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी दिखाई गई है। ठीक है, सबसे पहले ऊपर देखे एओर्टा है, फिर उसके साथ वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्रांचेस इसकी सारी बताई गई जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ाई जाती हैं ताकि बच्चे की इम्प्रूवमेंट हो। फिर से वही है, ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल मेमोरी ग्राफ्ट, लेफ्ट मेन स्टेम, इन सब चीज़ों को मुझे रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस स्टेज में आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी मालूम है। एथरियोस्क्लेरोसिस वही सारी चीज़ें देखें कि सबसे पहली वेन का आप डायग्राम देखें, नेक्स्ट देखें यानी उसमें कितना फैट जमा हो सके, और एंड पे स्पाज्म, यानी इस तरीके से जो आर्टरी है वो मुकम्मल तौर पर डिसमिस हो जाती है, क्लोज हो जाती है, इसमें क्लॉट्स बन जाते हैं। ठीक है, ये मज़ीद आपको बताया गया है कि ब्लॉक्ड ल्यूमन इन ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो कि हार्ट अटैक के कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉट बन जाता है देखें, और कोलेस्ट्रॉल प्लेक्यू, इस तरफ देखें आप, हेल्दी मसल देखें और डाइंग मसल देखें, यानी एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जो दिल की हालत है वो इस तरीके से हो जाती है जब हार्ट अटैक होता है एक पर्सन को। ठीक है, इसीलिए पहले से बताया जाता है, जो डॉक्टर है पेशेंट की काउंसलिंग करता है, लोगों को बताया जाता है कि अपनी एक्सरसाइज को मामूल बनाएं, इस तरह की चीज़ें जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं वो इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन जब वो कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, लोग उन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, तो फिर इन सब बड़ी बड़ी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि अपने पेरेंट्स को गाइड करते रहे, और नेक्स्ट जो जनरेशन है उन्हें भी अच्छी चीज़ों से आगाही दें, ताकि नेक्स्ट आकर वो उस एज में इन सब डिजीज़ का शिकार नहीं हो। ओके, सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन देखते हैं सॉरी, मेरे मुंह से बार बार इन्फेक्शन निकल आता है, क्योंकि ये दोनों अल्फाज जो हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, इन्फेक्शन एंड इन्फाक्शन। लेकिन आपने इन्फेक्शन कभी भी गलती से नहीं किसी के सामने कहना, खासतौर पे जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपके मुंह से निकल जाए तो कहेगा ये तो पर्सन ही भाई, इसे किसी चीज़ का पता नहीं। तो आपने अपने स्किल्स को बढ़ाना है। ठीक है, मैं भी कोशिश करूँगी, आप भी करें। सो देखते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इज डिफाइंड एज डेथ और नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। अब मायोकार्डियल इन्फॉक्शन में क्या होता है कि डेथ हो जाती है सेल्स की, और किन सेल्स की होती है? मायोकार्डियल सेल्स। ये MCQs के लिए ज़रूरी है। ठीक है, कि एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या है? डेथ और नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियल सेल्स। ये आपको MCQs दिया जाएगा कि कौन से सेल्स की डेथ हो जाती है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है मायोकार्डियल सेल्स। मोस्ट केसेस फ्रॉम ऑक्लूसिव कोरोनरी थ्रोम्बस एट द साइट ऑफ प्री एग्जिस्टिंग एथरियोस्क्लेरोसिस प्लेक्यू, यानी ऑलरेडी ज़्यादातर केसेस में होता है जो ऑलरेडी आर्टरीज जो है ना
उनमें प्लेक्यू जमा है, यानी उनमें रद्दो बदल है, उनमें एक डिसऑर्डर आ चुका है। लेकिन और जो जब थ्रोम्बोसिस उसके साथ एक और चीज़ मिल जाती है तो इस वजह से भी मायोकार्डियल इन्फाक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। मज़ीद आगे जाके आपके डायग्राम्स के थ्रू और ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। रिले इन्फाक्शन सॉरी rarely infarction results from prolonged vasospasm, inadequate blood flow to myocardium. ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पहले से जो वेजोस्पाज़म है, यानी जो आर्टरीज़ हैं उनमें ख़राबी है, यानी उनमें प्लेक्यू हो चुका है, ठीक है, उनमें ब्लॉकेज हो चुका है, और इनएडिक्वेट यानी ब्लड की सप्लाई जो है वो इनएडिक्वेट है, यानी नामुनासिब है। तो पहले से ये मसला स्टार्ट होता है, लेकिन एकदम से आकर क्या होता है कि सेल्स जो है वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, और डेफिनेटली फिर पर्सन जो है वो डेड हो जाता है। अब ये क्या है, हीरोइन और कोकीन में कॉज मायोकार्डियल इन्फाक्शन, एमआई यानी मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ये जो लोग हीरोइन और कोकीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ट अटैक। मायोकार्डियल इन्फाक्शन को हार्ट अटैक भी कहा जाता है। सडन डेथ फ्रॉम एएमआई इज रिजल्टिंग आफ्टर 1 आवर ऑफ सिम्टम्स वन सेट में, यानी 1 घंटे के बाद इसकी जो रिज़ल्ट है वो शो हो जाता है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30% to 50% ऑफ पर्सन विद AMI डाई ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। 30% और 50% जो है ना, एक पर्सन में AMI की जो क्वांटिटी है एक जो मेजरमेंट है, ये आपने कैलकुलेशन याद रखनी है MCQs के लिए और आपने नॉलेज के लिए भी। इरिवर्सिबल डैमेज टू सेल्स अकर्स एट अबाउट 40 मिनट्स, ठीक है, ये MCQs नोट डाउन करते जाएं, नॉर्मल चीज़ें हैं। इरिवर्सिबल मायोकार्डियल सेल डेथ अकर्स आफ्टर 20 to 40 मिनट्स ऑफ स्वेयर, ठीक है। 20 to 40 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है ये आपने नोट डाउन कर लें, ये MCQs के लिए आ सकता है। मायोकार्डियल सेल्स दैट अंडरगो नेक्रोसिस आर ग्रेजुअली रिप्लेस्ड विद स्कार इश्यूज, ठीक है, जो ऑलरेडी नेक्रोसिस का यानी प्रॉब्लम चल रही होता है उसे रिप्लेस कर दिया जाता है स्कार इश्यूज़ के साथ, जख्मों के साथ। ऑल राइट, एन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स develops in area of necrosis approximately 2 to 3 days after infarction, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। चेस्ट पेन डिस्क्राइब्ड एज प्रेशर सेंसेशन, फुलनेस और स्क्वीजिंग इन द मिड पोर्शन ऑफ द थोरैक्स। थोरैक्स के ऊपर प्रेशर मालूम होता है, ठीक है, इसलिए उन्हें आइडेंटिफाई होता है कि चेस्ट पेन हो रही है। पेन इज़ यूजली सबस्टर्नल, पेन सबस्टर्नल होती है। रेडिएशन ऑफ चेस्ट पेन इनटू द जॉ, टीथ, शोल्डर, लेफ्ट आर्म एंड बैक। जो रेडिएशंस हैं ये कहाँ तक जाती हैं, जॉ तक जा सकती हैं, यानी दांतों तक, शोल्डर तक, लेफ्ट आर्म और बैक साइड पे भी, ठीक है। डिस्पीनिया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्पीनिया भी हो सकता है, यानी शॉर्टनेस यानी सांस लेने का जो अमल है उसमें रद्दोबदल हो जाता है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट विद और विदाउट नोजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक का भी मसला हो जाता है इसमें। डायफ्रोसिस और स्वेटिंग होगी उसे, ठीक है। हाइपोटेंशन होगी। साइनोस्कोप और नियर साइनोस्कोप विदाउट अदर कॉज। टेकिकार्डिया, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, यानी एक पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ये एक रेफरेंस आपको दिए गए हैं। अगर हमारे लेक्चर से आपको कोई भी फ़ायदा हो रहा है तो अपना फ़ीडबैक देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।